हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और ये जो सेशन है हमारा पॉलिटी का पहला सेशन होगा। पॉलिटी का पहला सेशन है, ठीक है। और अभी तक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी है, ठीक है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को देख सकते हैं क्योंकि बीपीएससी 4.0 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो अगर संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा 9 दिसंबर के बाद दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1940 को। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये अस्थाई अध्यक्ष थे, क्वेश्चन पूछता है, अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके साथ 9 दिसंबर के बाद में जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को होती है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पूछता है ये कैसे अध्यक्ष थे? ये स्थायी थे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। डिटेल देखते हैं इसका। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और ये स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो आप सबको पता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। अगर इसका फैक्ट देखें तो भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी हमारा कहता है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। इसके फैक्ट देखेंगे अब हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई और इसके अलावा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। तो इसी वजह से 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है पूरी तरह से लागू हुआ है 1950, 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, परंतु 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो गया।
तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं, आपको देखना है सब कुछ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो ये संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान जो है ग्रहण किया गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है और स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसके अलावा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से प्रदान किया। कब? 26 नवंबर 1949, ये डेट याद रखना है। प्रदान किया और संविधान को अंगीकार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया। तो ये 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, उल्लेख है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित किया। कब? 26 नवंबर 1949। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख जो है 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। 26 नवंबर 1949। इसी दिन नागरिकता, अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। मतलब 26 नवंबर 1949 को कुछ संविधान के कुछ उपबंध को लागू कर दिया गया था। बाकी जो पूर्णतः संविधान लागू हुआ था हमारा, शेष उपबंध जो हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया मतलब किसने अपनाया था? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, कब? 26 नवंबर 1949 को। फैक्ट की बात करें, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फैक्ट देखते हैं, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा तैयार हुआ था और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। ये दोनों चीज़ें याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 29 अगस्त 1947 को 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति का सदस्य नहीं थे? तो लेखन समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो इनके अलावा कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे।
अध्यक्ष को मिला गया। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो इनमें से कौन सा सदस्य नहीं थे? तो N. गोपाल स्वामी अयंगर थे और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी में शामिल नहीं थे। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिटेल देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति, तो इसको क्या बोलते हैं? लेखन समिति या प्रारूप समिति, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, के 6 अन्य सदस्य थे। तो अध्यक्ष के साथ में कितने थे? यानी कि 1 + 6 हो जाएगा, यानी कि टोटल 7। 6 अन्य सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर, नाम याद रखना है आपको, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर पूरा नाम है इनका, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, B.L. मित्र और D.P. खेतान, ये 6 सदस्य थे। इनमें से B.L. मित्र के स्थान पर N. माधव राव, B.L. मित्र के स्थान पे कौन आए थे? N. माधव राव। ठीक है, और D.P. खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद में T.T. कृष्णामाचारी शामिल हुए। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किसकी मृत्यु के बाद में T.T. कृष्णामाचारी को शामिल किया गया था इस समिति में? तो आंसर हमारा D.P. खेतान होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? संविधान सभा की व्यापार समिति थी, ठीक है, उसके व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष पूछा गया है। तो ये कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्ट देख सकते हैं, संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बम्बई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। अब जो क्वेश्चन है हमारे संविधान का स्रोत, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, और ये आर्टिकल 14 में लिखा है। इसका अगर डिटेल देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य यानी कि भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यहाँ विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा, चूँकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, ठीक है, वहाँ से ली गई है। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। ठीक है, कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? ये हमारी फ्रेंच क्रांति से आई थी। ये देखो CDPO प्री 2018 में पूछा गया है। इसका डिटेल देखते हैं। 1789 में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का सूत्र वाक्य जो था, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो ये फ्रांसीसी क्रांति थी, वहाँ से लिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। इसके अलावा अन्य फैक्ट भी देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा जो है आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो अन्य देशों से ली गई, इनको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनसे आगे भी देखने को मिलने वाले हैं।
तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिपरिषद, द्विसदनीय विधायिका, तो ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी ली गई है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामित किया जाना, ये सब आयरलैंड से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है ये देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी यूएसए से लिया गया है। ठीक है, देखते हैं कनाडा से क्या क्या एडॉप्ट किया गया है। परिसंघात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो संवर्ती सूची हो जाता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 108 में दिया गया है। सोवियत यूनियन से यानी कि रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। प्रस्तावना में अभिव्यक्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा भी रूस से लिया गया है। और फ्रांस से गणतंत्र का सिद्धांत, समता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे के संबंधी विचार यानी प्रस्तावना में अभिव्यक्त जो हैं। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। ठीक है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, तो ये जापान से ली गई। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे देखने को मिलने वाले हैं आपको, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकारों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा हमारा, अभी पढ़ा था हमने। और ये देखो क्वेश्चन 2023 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के मद और देश जिनसे लिया गया है, तो कौन सा कहाँ से क्या लिया गया है उसके बारे में पूछा गया है, मिलान करना है हमको। ठीक है, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड से। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि बी ये हो जाएगा और ए वाला ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, ये कहाँ से लिया गया है हमारा? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यानी कि ऑप्शन सी वाला ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, तो ये कनाडा हो जाएगा। कहाँ से लिया गया? कनाडा से, ऑप्शन ए का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित हैं। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान में से प्रेरित व प्रभावित है? कहाँ से? अभी हमने पढ़ा था आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया? तो संघीय ढांचे का कहाँ से लिया है? कनाडा से, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? तो ये यूएसए से, अमेरिकी गणराज्य से। जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। कहाँ से? अमेरिकी न्यायशास्त्र से। जनहित याचिका यानी कि PIL मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए दायर की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान की बात करें तो पहले कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
फैक्ट भी देखेंगे। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेद के साथ उपखंड अर्थात का, खा, गा आदि के रूप में जुड़े हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, मूल पाठ की बात कर रहे हैं। ये संविधान संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़ के 12 हो गई। तो टोटल अभी कितनी है? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। पहले कितनी थी? 8 थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में, ये क्वेश्चन 97-98 में पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते थे उस समय। तो नियर अबाउट जो आंसर लगभग में होता था वो मान लिया जाता था। तो जो 400 से अधिक आर्टिकल्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट अगर बात करें तो 395 हैं। ठीक है, लेकिन 400 से प्लस कब माने जाएंगे? देखिए पिछले क्वेश्चन में दिया गया था, भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु लिखा है सभी मूल अनुच्छेद के साथ उपखंड का, खा, गा आदि के रूप में वर्णित हैं। तो अगर इन सबको मिला लिया जाए तो 450 से अधिक हो जाते हैं। वैसे अगर 300 देखा जाए तो 395। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अस्पृश्यता की बात करें तो अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है ये। तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय है। तो ये किस में दिया गया है? अनटचेबिलिटी के बारे में, अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद हमारा 13, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 की बात कर रहा है, किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से अनुच्छेद 300 हमारा संबंधित है। ठीक है, मुकदमे तथा कार्यवाही से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवादियों का उल्लेख है। ठीक है, वाद और कार्यवाही और वाद का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य, समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी। 302 में व्यापार, वाणिज्य, समागम। ठीक है, और 300 में वाद और कार्यवाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेदों या अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? मतलब लोकसभा या राज्यसभा में जो अध्यक्ष होते हैं किसी को भी उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकते हैं। वो कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? तो ये अनुच्छेद 120(1) में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुसूचियों से संबंधित। तो संघीय अनुसूची की बात करें तो कितनी प्रविष्टियां हैं? 97, और अब कितनी हो गई हैं? 98। ठीक है, राज्य सूची की बात करें तो इसमें कितनी प्रविष्टियां हैं? 66। ठीक है, और अब कितनी है इस समय वर्तमान में? 59। समवर्ती सूची की बात करें तो 47 प्रविष्टियां थीं और फिलहाल में अब कितनी हैं? 52। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? बी। डिटेल देख सकते हैं, संघीय अनुसूची 97 प्रविष्टियां, वर्तमान में गणनानुसार 98 हैं, और राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में 59 हैं, समवर्ती सूची की 47 और वर्तमान में 52। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमि सुधार ... के विषय के अंतर्गत है। तो ये भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के
प्रारूप दिए गए हैं। तो ये तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही इस पे शिक्षा पे काम कर सकते हैं। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए 42वें संविधान के संशोधन हुआ और 1976 की धारा 57 से इसे समवर्ती सूची में डाला गया। ठीक है, कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था। ठीक है, कब? 1976 की धारा 57 द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ग्रामीण और खेल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी 11वीं अनुसूची में पुस्तकालय, ईंधन, तकनीकी प्रशिक्षण जो है शामिल है। ठीक है, इसका फैक्ट देखेंगे, संविधान की 11वीं अनुसूची जो है पंचायत का उल्लेख है, पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और जिसमें 29 विषय शामिल हैं, जैसे कि पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण हो गया, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन हो गया, लघुवन उपज हो गया, मत्स्य उद्योग इत्यादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा? ऑप्शन सी समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची प्रविष्ट 17 के तहत उल्लिखित है। ठीक है, अनुसूची कौन सी है? 7वीं, यानी कि समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट हैं? तो ये चौथी अनुसूची हो जाएगा हमारा। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है। चौथी अनुसूची में भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखो 2023 का है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी अनुसूची? 5वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? तो दल बदल, प्रतिरोध, विधायन से। दल बदल का किससे संबंध है? 10वीं अनुसूची से। ठीक है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल, प्रतिरोधी विधायन से है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ी गई। कब? 1985 में, 1985 में। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां। ठीक है, दल बदल किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। कल की जो क्लास स्टार्ट होगी हमारी प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि उद्देशिका से। तो आप कमेंट कर सकते हैं क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, जब तक बीपीएससी 4.0 का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।